हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप सभी को सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और 6 बजे हम लोग डेली बेसिस पर सांसद टीवी और पीआईबी के जो न्यूज होते हैं उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास 2 से 3 आज मेरे पास इश्यूज हैं करंट के। तो तीनों हम डिस्कस करें यहाँ पर और एक बेहतर तरीके से। तो सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने ये जो सेशन है इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि रीचमेंट हो सके ज़्यादा, है ना। और एक दूसरी बात है कि इस सेशन में आपको फायदा यहाँ पर होने वाला है कि आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके पास जो चीजें आप पहुंचनी चाहिए, है ना, इसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो मेंस के लिए होगा, इवन की इंटरव्यू के लिए भी होगा। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब ये मत सोचिए कि जो टॉपिक पढ़ाई जाएगी बिल्कुल इरेलीवेंट नहीं होगा। बिल्कुल ये रेलेवेंट होगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपका इंटरव्यू हो। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक आपका आपने नाम सुना होगा रिसेंटली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में ये क्या है टॉपिक, इश्यूज क्या है। इश्यूज ये है फिलहाल में कि अभी रिसेंटली इंडिया के जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि इंडिया की ही देखिए, हर कंट्री की, ऑलमोस्ट हर कंट्री के जो आर्मी है, जो फोर्सेस है, वो यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिया की भी कर रहे हैं, है ना। तो इंडिया की भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये न्यूज आया कि डेमोक्रेटिक, ये आपका एक जो न्यूज है कहाँ गया, यस, यूनाइटेड नेशन इसके बारे में। तो एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया है कि जो कॉन्गो आपका है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, डीआरसी शॉर्ट में बोल सकते हैं, यहाँ पर अभी 2 बीएसएफ जो ना वो मारे गए। ठीक है, कैसे, वहां पर पॉलिटिकल जो इशू था कॉन्गो में, उसको संभालने के वक्त में, अब एक ये तो आपका इशू हो गया। ठीक है, क्या लिखा है इसको देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, ठीक है, इन्होंने सीधे हमलों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यूएनपीके यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है, के बीच एक घातक घटनाओं की बढ़ती संख्या की सूचना दी है। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इन्होंने, तो यहाँ के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि अभी इस टाइम में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर जो अटैक है ये बढ़ता जा रहा है। और इस अटैक में इस बार क्योंकि इंडियन शामिल है, तो इंडियन शामिल है और इंडिया की आर्मी शामिल है, इसलिए ये टॉपिक हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हमें आया है। देखिए एक चीज और एक चीज, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस ये आपके सिलेबस में है इनडायरेक्टली। आपके पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर जो है ना, पीएसआईआर जो आपका ऑप्शनल है, इस ऑप्शनल में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 में कवर हो जाएगा। और पेपर 2 में जिसमें आपका पॉलिटी भी है ना, गवर्नेंस भी है, आईआर भी है, सोशल जस्टिस भी है। तो ये किसका पार्ट होगा, ये आपका पार्ट है, आईआर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि ये सिलेबस में तो है, इरेलीवेंट नहीं है, रेलेवेंट है। ठीक है, अब थोड़ा हम आते हैं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है, और सबसे पहले मैं बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ लिखेंगे नोट्स बना लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स है। आज आपने पढ़ा, नोट्स नहीं बनाया कल भूल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं इसमें कि एक पॉइंट कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो फोर्सेस है इसके बारे में, यानी कि थोड़ा हम जानना चाहते हैं बैकग्राउंड में, है ना। थोड़ा हम बात करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देना चाहते हैं कि ये जो बनाया गया था, बनाने के पीछे जो मोटो था, 1948 का वो टाइम था जिस टाइम में आपको मालूम है कि इसराइल और अरब हम बोल सकते हैं, दोनों के बीच में एक राइवलरी चल रही थी। और आपको मालूम है कि इसराइल का तो अरब से बनता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यूएई और कुछ ऐसे इजिप्ट वाले जैसे कुछ देश है जो पहले से, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड में यूएई के साथ भी एक पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। लेकिन शुरुआत की बात करें 1948 का दौर या 50-60 का दौर, ठीक है, इस टाइम में जो इसराइल था, इसराइल के अरब वर्ल्ड से कुछ अच्छी बनती नहीं थी, वॉर का सिचुएशन हमेशा रहता था उस टाइम में। तो ये चीजें जो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो यूएन ने एक बोल सकते हैं कि अ, एक तो वहां पर पीस और जो स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया।
शुरुआत में जब इसे स्टैब्लिश किया गया तो इसका मेन जो मोटो था ना, इसका मेन मोटो ऐसा नहीं कि मतलब अभी के टाइम में जो अभी मोटो इसका है, ठीक है, इससे बिल्कुल ही अलग था। मतलब हम बात करें यहाँ पर एक टर्म आता है यूनाइटेड नेशन ट्रूस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। यहाँ पर लिखना चाहते हैं हम यूएन, यूएन ट्रूस सुपरविजन सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना, ये किसके बीच साइन हुआ? ये एक्चुअली क्या हुआ ना कि अरब जो वर्ल्ड था, ये हम बोल सकते हैं कि वेस्ट एशिया जो सीधा सा हम बोल सकते हैं, वहां पर चीजें थोड़ी पॉलिटिकली सही नहीं थे। बड़ा वॉर का सिचुएशन था, ठीक है। प्लस जो भी कंट्री थे वहां पर एक चाहे इराक हो, सीरिया हो, ठीक है, इजराइल हो, अरब वर्ल्ड हो, इन दोनों के बीच, इनके बीच में कहीं ना कहीं जो पीस की हम जो बात कर रहे हैं, ये पीस कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं ये चीजें गैप थी। अब इसी चीज को पूरा करने के लिए यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपर विजन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका स्टार्ट, यानी शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि यूएनटीएसओ, यूएनटीएसओ, इसे ये स्टार्ट किया गया। अब ये चीज क्या है, बेसिकली ये आपको मेन इसका उद्देश्य था, मेन इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य था आपका शांति को बनाए रखना, ठीक है, शांति को बनाए रखना किसके बीच में? तो जो अरब वर्ल्ड है और जो इजराइल के बीच में, ठीक है, वहां जो वॉर का सिचुएशन था। शुरुआत में हम बात करें तो ये इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में आपका ये एक समझौता कर रहा था। लेकिन थोड़ा हम और बात करना चाहते हैं। मान के चलिए प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में केवल जो पुरुष है, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है या पुरुष इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे आर्मी है तो हो सकता है कि पुरुष ही सिर्फ होंगे उसमें, और शुरुआत के दौर में तो होंगे। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में इसमें महिला भी पार्टिसिपेट करती है, पहली बात। क्योंकि आप मालूम होना चाहिए महिला के भी जो पार्टिसिपेशन है एक अच्छे नंबर पे है। और अभी तक अगर बात करें तो इंडिया की तरफ से, इंडिया की साइड से सारे मिला के, ठीक है, जितने आदमी अभी तक शहीद हुए हैं वो 179 नंबर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक आ, मतलब एक अलग एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट आप इसको नहीं मान चलेंगे, ठीक है। जब ये बनाया गया ना बेसिकली, तो चीजें उस टाइम में ये थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लिए। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि चीजें अभी जो है ना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानना चाहते हैं। देखिए एक सवाल ये भी आता है कि ये जो बनाया गया इसका इसका मेन मोटो क्या था? मेन मोटो पीस को स्टैब्लिश करना, या ये बोल सकते हैं थोड़ा शांति बना के रखना, है ना। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में कुछ और कहना चाहते हैं क्या? तो वो ये कि ये ना ही बोल सकते हैं कि वॉर को प्रमोट करता है, ठीक है, ना ही ये वॉर के टाइम में, ऐसा नहीं कि मतलब, क्योंकि नाम है क्या, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस, जो शांति को बना रहे पीस कीपिंग फोर्सेस, है ना, पीस में शांति होता है। तो यहाँ पर जो वॉर है, यानी वॉर की कंडीशन में ये शांति बनाएंगे, ऐसा नहीं कि वो चले गए दूसरे कंट्री में, ठीक है, वहां पर जाकर किसी एक पार्टी को, किसी एक पक्ष को वो प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये वॉर को प्रमोट नहीं करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये पीस को बनाए रखते हैं, ठीक है। एक सवाल ये भी उठता है कि अच्छा मान के चलिए कि, और ये खासकर अक्सर यही होता है कि पीस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना, और दो जो एक सिविल वॉर का सिचुएशन छिड़ा हुआ है, सपोज कीजिए, जो कि म्यांमार जैसे कंट्री में होता है, और अफ्रीकन कंट्री में जैसे कोंगो हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो इसके लिए वहां पर जो यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं वो कम से वहां डिप्लॉय रहती है। तो उनका मेन मोटिव ये होता है कि वहां पर जो पीस को स्टैब्लिश करके रखना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज, कुछ ऐसे ग्रुप जो चाहते नहीं कि वो एंटी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अगेंस्ट में कहीं कि अपनी जो आवाज वो रेज करना स्टार्ट करते हैं। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है कि जो चाहते नहीं कि देश में कहीं ना शांति आए। ऐसे भी हर जगह आपको मिलेंगे, चाहे भारत की बात करें, चाहे आपका दूसरे देश की बात करें, हर जगह ऐसे ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जो लोग चाहते नहीं कि यहाँ पर जो पीस है, जो शांति स्टैब्लिश हो सके, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटो क्या है? मेन मोटो पीस को स्टैब्लिश करना, वॉर को प्रमोट करना ही है, युद्ध को प्रमोट करना इसका मेन मोटो है ही नहीं, ठीक है। अब एक सवाल ये भी निकल के आता है ना कि अच्छा ठीक है, ये बताइए कि रिसेंटली जो अभी डेथ डेथ हुआ है दो बीएसएफ का, इसके पीछे रीजन क्या था? और अगर इसके पीछे रीजन, और एक रीजन क्या होता है, एक जनरल रीजन क्या होता है कि पूरा जो ये जो युद्ध मतलब ये जो अटैक होता है खासकर यूएन पीस के फोर्सेस के ऊपर में, इसके पीछे एक मेन मोटो क्या है, और जनरल तरीके से हम लोग क्या रीजन निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि
अभी जो डेथ हुआ 2 BSF का, है ना, 2 BSF का कहाँ पर, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो डेथ हुआ इसके पीछे बेसिकली क्या था, वहां पे मालूम है कि कॉन्गो में कहीं कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पर जो इसे राजनीतिक जो उठापटक बोलते हैं, ठीक है, वो आपका वहां पर अभी फिलहाल है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में वहां पर आप बोले सर ये तो पीस स्टैब्लिश करने के लिए जहाँ पर वॉर होता है, तो ये तो अब पीस स्टैब्लिश करने, अब जहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन खराब वहां भी तो ये अब जा रहे हैं। हाँ अभी का जो है ना, जैसे जिस टाइम ये बनाया गया था 1948 में, जब वो बनाया गया था, इस टाइम में कहीं ना कहीं मेन जो मोटो था, मेन मोटो था कि पीस को स्टैब्लिश करना, है ना। अभी इनका जो दायरा है ना वो बढ़ चुका है, अभी वो इलेक्शन भी होता है ना तो पहुंच जाएंगे, ठीक है, यूएन पीस की फोर्सेस। अभी अगर मान चले कि अगर आ, कुछ पॉलिटिकल कुछ प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वहां भी फैसिलिटेट करने पहुंच जाएंगे, इलेक्शन के टाइम पहुंच जाएंगे। प्लस आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन जो लाइफ है, जो मानव का जीवन है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस जो रूल ऑफ लॉ है कि हम बात करते हैं लॉ को बचाने के लिए, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग अब काम कर रहे हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि शुरुआत में जो इसका एक दायरा था वो एक सीमित था, अभी जो इसका दायरा है वो बड़ा एक वाइडर फॉर्म में, एक वाइडेस्ट बोल सकते हैं, वाइडेस्ट फॉर्म में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली ये कहीं ना कहीं जो एक जो टर्म आता है, जो टर्म यूज करते हैं कि सिविलियन को, ठीक है, सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस इलेक्शन की हम जो बात कर चुके हो तो बोल चुके हैं, प्लस एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए भी ये कहीं ना कहीं अपनी जो रोल है आजकल वो निभाते हैं। अब एक सवाल ये आ रहा है कि अभी इसका दायरा बढ़ चुका है, ठीक है, क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि 1948 का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है। इस 21वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, टेररिस्ट से लेकर आप बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर आप बोल सकते हैं कि पॉवर्टी बढ़ चुका है, ठीक, ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ चुका है, ठीक है, तो कुछ देश अमीर कुछ देश गरीब की कैटेगरी में जा चुके हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसे ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ बोल सकते हैं मैक्सिमम जो देश वहां पर है, छोटे चाहे बड़ी मिलाकर, ठीक है, कुछ देश को छोड़कर, ठीक है, बहुत से ऐसे देश ऐसे जो कि आप बोल सकते हैं बहुत पॉवर्टी लाइन में है, वहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमी बहुत डीप में मतलब बोल सकते हैं डाउनफॉल कर रही है। तो ये सब कुछ देखते हुए, प्लस एक जो एरिस्टोक्रेसी जो बोल सकते हैं कि मतलब एक या टोटलिटेरियनिज्म जो हिटलर वाली वाली जो राजनीति है, ठीक है, वो वाली राजनीति अभी भी अफ्रीका में कहीं ना कहीं कुछ कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कुछ रीजन है जिसके कारण यहाँ पर अभी जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मोटो है, ये अभी इस टाइम में वाइडेस्ट फॉर्म में पहले के कंपेयर में, ठीक है। अब एक सवाल और उठ रहा है कि ठीक है, अभी रिसेंटली अभी जो डेथ है ना वो आप इसे लिख लीजिए, 179 अभी तक डेथ हो चुका है इंडियंस का, ये ओनली इंडियंस की बात कर रहे हैं। आप बोले सर इसमें इंडियंस हो गए होते हैं, कुछ और कोई और भी होते हैं, इसमें बहुत सारे कंट्री के होते हैं, इंडिया के बहुत सारे हैं, है ना। तो इंडिया के बहुत सारे, इंडिया के बारे में ये बोलते हैं कि अभी तक इंडिया यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के जरिए 70 ऑपरेशन वो चला चुका है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है ना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट सही है। अब थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि रीजन क्या है, रीजन पहले क्या है ना, कारण क्या है। तो कारण यहाँ पर लिखते हैं, अब यहाँ से आप लिख, ये तो पूरा बैकग्राउंड है ना, अब ये पूरा बैकग्राउंड है, अब कारण क्या है किसके, तो कारण जो अटैक होते हैं ना, जो अटैक होते हैं, अटैक के कारण क्या है। सबसे पहला कारण, ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण ये है कि किसी भी जहां पर ये यूएन पीस के फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं, वहां पर जो स्थिति होती है ना, या तो वहां पर जो पॉलिटिकल या पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल जो अवस्था बोल सकते हैं, राजनीतिक जो अवस्था है, ठीक है, वो सही नहीं होगी। मान के चलिए कि कहीं भी पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं होगी, तो इतना पक्का है कि जो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस है, जो सरकार है, सिंपल सी बात है, उनकी बात लोग मानेंगे नहीं। जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी छाई हुई है वहाँ पब्लिक लोग फॉलो नहीं करें। एग्जाम्पल लेते हैं कि श्रीलंका में रिसेंटली जो आपने देखा कि प्रेसिडेंट को लेकर है, वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में चले गए, है ना, वहाँ पर लोग जो वहाँ के जो सिटीजन थे वो वहाँ पर चले एंटर कर गए। ये चीज़ें क्या थी कि वहाँ पर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है बहुत कमजोर है, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबल है, ठीक है। तो इसलिए जब इनस्टेबल होगा तो वहाँ पर जो पब्लिक है वो ज़्यादा आक्रोश में दिखाई देगी। जब पब्लिक आक्रोश में होगी तो वहाँ पर यूएन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो वहाँ पर डिप्लॉय थी, अब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो पब्लिक वहां पर कहीं ना कहीं अटैक के जिम्मेदार हो जाते हैं। तो पब्लिक अटैक करना स्टार्ट करती है, पत्थरबाजी या कुछ भी ऐसे कुछ भी अपना पर्सनल जो वेपन्स को लेकर। तो ये चीजें वहां पर भी देखने को मिला। तो एक टर्म यहाँ से निकल कर आ रहा है क्या कि जो राजनीतिक राजनीतिक अशांति, ठीक है, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी,
एक टर्म और एक भी है क्या, दूसरा टर्म क्या है कि सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी जो सिक्योरिटी है, जो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, ये भी एक इशू है। सुरक्षा वहां पर एक बोलते हैं ना कि रॉबस्ट तरीके से नहीं है, तो सुरक्षा का भी एक इशू है। थर्ड में यहाँ पर ये एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आतंकवाद की बात करें, ठीक है, आतंकवाद एक होता है कि क्षेत्रीय आतंकवाद, क्षेत्रीय आतंकवाद यानी कि जैसे देखिए अब जो आतंकवाद जो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये इंटरनेशनल है, ये उस रीजन में, उस कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप तो होंगे ना जो कि वहां की सरकार से कहीं कहीं उसकी बनती नहीं होगी। तो इसके लिए वहां पर जितने भी लोग हैं, तो ये हम कह सकते हैं वहां पर जो एक ऐसे ग्रुप होंगे जो उस सरकार से कहीं कहीं उनकी तालमेल नहीं मिलती होगी, और ऐसे ही लोग जो होते हैं ना वहां की शांति को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। आतंकवाद ये की बोल सकते हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये भी एक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी है कि एक समस्या कि जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, अब इंडिया से कुछ लोग हैं, अब इंडिया की फोर्सेस को कैसे मालूम कि दूसरे कंट्री में क्या स्थिति है ना। अब जो मैंडेट बनाया जाता है ना, जो मैंडेट मान से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब ये ट्रेनिंग या मैंडेट हम बोल सकते हैं उसको, तो ट्रेनिंग और मैंडेट में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसमें गैपिंग सा होता है। आपको कुछ बताया गया कि आपको यहाँ पर शांति बनाए रखना है, आपको हथियार नहीं उठाने हैं, कुछ भी हो जाए यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस होते हैं हथियार नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है, मेन मोटो क्या है, शांति को बनाए रखना। अब खुद सोचिए कि शांति को बनाए रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर उससे ये बोला नहीं जाए कि अब डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री होते हैं, खासकर अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट हो गया, बाकी कुछ ऐसे देश जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत गलत तरीके से मतलब बहुत बुरी है, ये बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पर लोग मतलब आर्म कुछ कोई ड्यूटीज नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई भी सिटीजन्स की ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी वहाँ पर बोल सकते हैं कि सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बननी चाहिए वो भी कुछ नहीं है। आर्मी के अगेंस्ट में एक जो एक व्यू पॉइंट जो होता है कि आर्मी हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो ये जो आर्मी के प्रति जो हमारा व्यू पॉइंट है, ये भी कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होता है दूसरे कंट्री में। वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग की नहीं आती है। एक तो बोल दिया गया शांति बनाए रखना है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में चीजें क्या चल रही है इसके बारे में खबर नहीं होता है। अब ये चीजें कहीं ना कहीं गैप होती है, तो यहाँ पर जो गैप होती है इसको अलग, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, थर्ड रिपोर्ट हो गया, यानी कि जो मैंडेट हो गया, जो मैंडेट है, ठीक है, जो बताई जाती है, ठीक है, और जो आपका मैंडेट और जो प्रैक्टिस जो होता है, इसके बीच में क्या है, बहुत ही बड़ा गैप है, ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप है। तो ये एक पॉइंट हो गया, मतलब ये कारण की बात कर रहे हैं क्यों अटैक होते हैं, क्योंकि उससे पता नहीं आता कि आपको ये चीजें हो सकती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, तो पहले से अलर्ट कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि इनके पास जो एक टर्म यूज करते हैं खासकर लिमिटेशन का। देखिए शुरुआत से ये बोल दिया गया कि आपको शांति बनाए रखना है, एक लिमिटेशन रख दिया गया, एक सीमित, एक बोल सकते हैं एक सीमित सी चीज है क्या, तो यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं इनके पास कुछ सीमितता बोल सकते हैं, एक पीस कीपिंग फोर्सेस, इनके पास कुछ लिमिटेशन है कि ये हथियार उठा नहीं सकते हैं। अगर इनके हाँ पर्सनल जब अटैक हो, मतलब लग रहा है कि हाँ मेरे पास कुछ बम बारूद फटने वाले हैं और ये हमें मतलब इसके तरफ से आने वाला है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक चीजें भीड़ में हो, ठीक है, मान चले कि यहाँ क्राउड है, अब क्राउड है, अब क्राउड पास तो मान चले कि उसके पास ये कोई वेपन्स नहीं, कोई हथियार नहीं है, तो बिना, अगर ग्रुप में कोई 100 लोग का ग्रुप है, ठीक है, आप यहाँ 10 लोग का आर्मी है, तो क्या वो बिना हथियार के मार नहीं सकते, बिल्कुल मार सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कोई मतलब रूल नहीं है, इसके लिए एक लिमिटेशन है कि वो उनके पास हथियार नहीं है तो आप उसको हथियार यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, ये भी चीजें हैं। तो एक लिमिटेशन है, एक सीमितता है, ठीक है। एक लास्ट में बताना चाहते हैं जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अ, जो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं इनके ऊपर कुछ खास अटेंशन दी नहीं जाती है। कुछ खास अटेंशन मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर कुछ नॉट एडिक्वेट एडिक्वेट अटेंशन, हम बाइलिंगुअल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी है। तो जो लोग बाकी तो हम डिलीवर तो हिंदी से ही कर रहे हैं ना, लेकिन जो लोग खासकर थोड़ा बाइलिंगुअल में अपने आप को कंफर्ट मानते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और मेरे ख्याल हमें नहीं लगता कि आप अगर हिंदी मीडियम से भी तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी अगर आपको यूपीएससी मेंस में लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश रखना पड़ता है एक,
और ये क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स में से 75 मार्क्स आने पड़ते हैं, और 75 मार्क्स के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश इतना वीक ना कर ले कि आपको यूपीएससी मेंस में आपकी हिंदी स्ट्रेंथ भी है तो आपकी इंग्लिश के कारण वो चूक हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये बाइलिंगुअल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो नॉट एडिक्वेट अटेंशन, ये आपके रीजन हो गए, ठीक है। ये कुछ कुछ रीजन है जो कि आपको देखने मिलते हैं। क्या हो सकता है, मतलब आगे की राह क्या हो सकती है, आगे की राह ये हो सकती है, आगे की राह जो है ना वो कुछ, आगे की राह जो है ना वो क्या हो सकती है, कुछ ये भी हो सकता है कि अगर मान के चलिए इंडिया ने 10 पॉइंट्स जो है ना वो सजेस्ट किए थे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के रिगार्डिंग। ये इंडिया ने, भारत ने 10 पॉइंट सजेस्ट किए थे, लेकिन अभी तक इसे माना नहीं गया है, अभी तक इसे कंसीडर किया नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से इसे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, माना जाना चाहिए, ठीक है। एक पहली बात होगी, ये हो गया। आप बोलेंगे सर ये कहाँ यूज होगा, बता देंगे अभी, ठीक, इसको लिख लेते बता देंगे ये इसको यूज कहाँ पर करेंगे आप। दूसरी बात ये है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए आप और भी चीजें क्या कर सकते हैं, क्या चीजें एक आगे की राह निकल के आती है। सबसे पहली बात ये कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क एक होना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क जो कि इस तरीके से हो कि जो भी जियोग्राफी है, यानी कि जो भी आपका जियोग्राफिकल रीजन है, आप चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट भेज दीजिए, चाहे आपका नॉर्थ अमेरिका भेज दीजिए, साउथ अफ्रीका भेज दीजिए, जहाँ भी भेज दीजिए, ठीक है। हर एक रीजन में उससे प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की भी नीड है। तो जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता बोलते हैं, यानी कि जो भौगोलिक जो विविधता है, इसके अकॉर्डिंग एक मैंडेट, एक फ्रेमवर्क तैयार करनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की नीड है, जो कि किसके वो बेस्ड हो, ये बेसिकली फोकस करे जियोग्राफिकल 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 डाइवर्सिटी इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको टू द पॉइंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा इसको देख सकते हैं ना। अगर किसी एक को भी आ रहा है तो मतलब सबको आ सकता है, किसी एक को भी आ रहा है मतलब सबको आ सकता है, क्योंकि एक को आ रहा है मतलब कुछ तो बात होगा ना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसी में एक रोबस्ट मैंडेट होना चाहिए, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो भी आर्मी है, जो भी यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं, वो एक जिससे जो भी एक जो ग्रुप होता है, खासकर ऐसे ग्रुप जो कि टेररिस्ट ग्रुप बोल सकते हैं, उसे वो फेस कर सके, या ऐसे ग्रुप जो कि बोल सकते हैं क्राउड हो, उसे फेस कर सके, उसे काउंटर कर सके। तो एक ऐसा मैंडेट मैंडेट होना चाहिए। देखिए ये किसके लिए फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क उसके लिए कि आप जिस तरीके जहां पर जा रहे हो, जहां आप डिप्लॉय किए जा रहे हो, मान चलिए भारत की कुछ फोर्सेस हैं जो कि यूएन पीस कीपिंग में, उन्हें पता नहीं कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कौन कौन से जहाँ रीजन है, वहां पर लोग मार के खा भी जाते, कान तोड़ के लोग कच्चे चबा लेते हैं। अगर वहां पर मालूम है, वहां पर जो जियोग्राफी, वहां पर जो टेरेन जो बोलते हैं, खासकर वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है या प्लेन एरिया है, क्या है, नदी है, रिवर है, डैम है, क्या चीज है, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होना, ये फ्रेमवर्क तैयार करना, ये आपका हो गया मैंडेट में। ये हो गया कि उनको एक ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरीके से, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंडेट वहां पर ये कहा जा रहा है कि आपको उसको इस तैयार करना है कि वो फेस कर सके, कि ऐसा नहीं कि आपके पास, ठीक है, हमने हथियार नहीं उठाने की हमने बात रखी है, जब तक सेल्फ डिफेंस की बात ना आए, तो फिर भी हमें ये चीजें ट्रेन करनी चाहिए अपने आप को, कि हमें ऐसे क्राउड को फेस कर सके, ऐसे क्राउड को फेस कर सके, ठीक है, सामना कर सके, एंड उसको काउंटर कर सके, उसको काउंटर कर सके, है ना, किसको, तो जो ग्रुप होते हैं, खासकर ऐसे ग्रुप जो कि खतरनाक वाले होते हैं ना। थर्ड हो गया, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि इंडिया ने एक चीज सजेस्ट की थी, खासकर यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस है जो अभी इस टाइम शहीद हो चुके हैं, इनके रिगार्डिंग एक मेमोरियल हॉल जो है ना, मेमोरियल वॉल, हॉल नहीं, वॉल है, मेमोरियल वॉल, मेमोरियल, ये बनाने की वॉल, ये बनाने की मांग कर रही है इंडिया। लेकिन अगर ये मांग हो जाता है, ठीक है, डिमांड किसके लिए, डिमांड उसके लिए जो लोग शहीद हो चुके हैं, अब उनकी यादों में, क्योंकि अब यूएन पीस कीपिंग फोर्स एक ही संस्था है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंट्री के कहीं के जो आर्मी हो वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बाहर में डिप्लॉय भी होते हैं, बहुत सारे इस मूवी में दिखाया भी गया होगा। तो ये कहीं कहीं एक यूनिटी को दिखाता है, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिटी को दिखाता है कि हमारे पास ऐसी फोर्सेस है जो कि पूरे विश्व में जो भी हर एक
ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के जो फोर्सेस है, पाकिस्तान की फोर्सेस इसमें है, सोचिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की जो यूनिटी है, जो एकता है, हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, यूएन पीस के फोर्सेस में। तो एक ऐसा वॉल बनना चाहिए, मेमोरियल वॉल बनना चाहिए, जहाँ पर हम यूएन पीस के भी फोर्सेस को ऑनर कर सके, ठीक है, सम्मान दे सके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम्मान के लिए, ठीक है, सम्मान के लिए, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट रहा इसके रिगार्डिंग, यानी कि यूएन पीस की भी फोर्सेस रिगार्डिंग। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। तो एक बार जल्दी से हम एक बार स्लाइड दिखा दे रहे। ये मेरा पूरा टॉपिक था आज का, ठीक है, ये हो गया। और हमने ये यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बात की, क्यों यहाँ पर ये यूएन पीस की फोर्सेस बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में बात की कि अटैक क्यों होता है, कारण हम यहाँ जाने की कोशिश की, ठीक है। कारण यहाँ पर क्या था ये हम जानने की कोशिश की। फिर हम बात की कि आगे की राह क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स वो आप ले सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर 2 से 3, अगर बड़ा रहा आर्टिकल तो 2 से 3, छोटा छोटा रहा तो मेरे ख्याल 4 तो काफी है, ठीक है। और कम टाइम में 50 मिनट के आसपास में टाइम मिलता है, तो 50 मिनट में हमें लगता है 4 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, ये आपका नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस के रिगार्डिंग है। आपने आई होप की नाम सुना होगा, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। आई होप की आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। आप जब ये सोच रहे होंगे तो आप सोच रहे हैं कि ये नाम तो ये सुना हुआ, कहाँ सुना हुआ। तो ये लाइन जो ये जो आपका जो पाइपलाइन है बेसिकली लिंक करता है यूरोपियन कंट्री, यूरोप से और आपका रसिया से। इसके जरिए जो रसिया है ना, वो नेचुरल जो प्राकृतिक जो गैस है उसकी सप्लाई करता है कहाँ, यूरोपियन कंट्री में, बेसिकली जर्मनी में, ठीक है। अभी क्यों इशू में क्यों क्यों इसलिए हुआ क्या इसमें कि रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ, डेनमार्क और स्वीडन के पास स्थित, डेनमार्क स्वीडन के पास एक स्थित एक नॉर्थ स्ट्रीम, अभी हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ पर ये पाइप जो क्या हुआ, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 वाली पाइपलाइनों में रिसाव पाया गया था, ठीक है, पाया गया है, ठीक है। यहाँ पर रिसाव यानी कि एक लीकेज, पाइप में गैस होता है और लीकेज कब होगा, जब वहां कुछ होल सा हो जाएगा, है ना। तो ये देखा गया कि अभी जो रसिया, अब ये सारा जो काम है रसिया ने किया, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि यूरोपियन कंट्री के भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन या कुछ ऐसे इन्वेस्टर ये पाइपलाइन में इन्वेस्ट किए हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो मेन एक भूमिका जो होती है ना, वो रसिया की है। रसिया जो है, रसिया ही मतलब बोल सकते मेन प्लेयर है, जो कि ये आपका नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, सॉरी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है, इसके लिए वो जिम्मेवार है, ठीक है। क्या वो पूरी कहानी इसको समझते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ये है कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक इसके बिछा गया। और ये 1 और 2 यहाँ पर क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और 2 क्या है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 दोनों की बात करने वाले हैं। और ये जो लीकेज है किसमें हुआ है, 1 वाले में हुआ है। अब बोले सर ये 1, 2 तो आपने कहा था, 2 यहाँ पर बोला गया, लेकिन 2 अभी तक ये ऑपरेट नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब ऑपरेशन मतलब वो कटना मटना नहीं, ये ऑपरेट चालू, ये स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन आपको मालूम है कि रसिया यूक्रेन के वॉर में जब ये रसिया दोनेत्स्क और लुहांस्क वाले जो रीजन को कैप्चर किया, इसके बाद से जब वॉर जब ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ, तो उसके बाद जो जर्मनी है, यूरोपियन कंट्री है, वो इस डील को, जो गैस सप्लाई हो रही थी, इस डील से वो बाहर निकल गया कि हमें आपकी नीड नहीं है। भले ही जो पूरे यूरोप की हम बात करें या जर्मनी की ओनली बात करें, ठीक है, तो 40% जो नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस की जो बात कर रहे हैं, ये इसकी जो पूर्ति है ना, वो रसिया से ही होता है। और रसिया भी कभी जो पूरा बजट है ना, पूरे रसिया का जो बजट है, उस बजट में 40% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बजट का, ये यूरोपियन कंट्री से आता है, वो भी सेल जो वहाँ के जो प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन के जरिए, उसके जरिए आता है। तो एक बहुत बड़ा एक सोर्स था, एक इनकम का जरिया था रसिया के लिए। और अभी रिसेंटली बात करें 2 महीने पहले, अगस्त की हम जब बात कर रहे हैं, तो अगस्त में ये कम्प्लीटली जो नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है, ये कम्प्लीटली ये आपका ये जो सप्लाई वो बंद कर दिया गया, है ना। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में भी इसे मना कर दिया। इसके पहले जुलाई की हम बात करें, जुलाई में ये 20% तक चीज़ें बंद थी। फरवरी में जब ये चीज़ें, जब एग्जाम्पल जब हम ज्वाइन किए थे, उस टाइम ये वॉर स्टार्ट हुआ फरवरी के टाइम में। और ये जुलाई के टाइम में 20% तक जो कट ऑफ, यानी कि 20% जो सप्लाई वो बंद किया गया था, ठीक है। जर्मनी, बाकी जो यूरोपियन कंट्री है, वो लोग भी अपोज कर रहे थे इस वॉर के अगेंस्ट, क्योंकि वो लोग भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर रसिया को ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि चीज़ें, ये जो लोकेशन ये कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई है, आपको बताना चाहते हैं कि व्योबर्ग, ठीक है, ये व्योबर्ग रसिया में है, ठीक है। यहाँ नॉर्थ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 की बात करें, ठीक, 2 है ना, तो 1 की बात कर रहे हैं। और 1 में ऐसा क्या समस्या था जो कि 2 बनाना पड़ा, ये भी हम बात कर लेंगे। तो 1 से लेकर व्योबर्ग से लेकर, यानी जो रसिया में, वहां से लेकर यहाँ पर ग्रीप्स
वॉल्ड यहाँ पर देखिए, ग्रिप्स वॉल्ड यहाँ पर है, जो कि जर्मनी का आपका ये पार्ट है। यहाँ तक ये पाइप आपका बिछाया गया। अब इसमें यहाँ पे एक चीज इशू ये आ रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री है, अब या फिर बाकी जो ये सब जो कंट्री है आसपास के, ठीक है, लिथुआनिया ये हो गया, लातविया, एस्टोनिया, स्वीडन हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पर। और अभी हम बात कर रहे हैं कि बॉर्न होम जो एक जगह है जहाँ पर, यहाँ पर आपका लीकेज हुआ है, इस पॉइंट पर लीकेज पाया गया, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका डॉटेड डॉटेड जो लाइन है, ठीक है, साथ में ये डॉटेड लाइन वो लाइन है जो कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को बनाया गया। ये जो वेवबर्ग से लेकर ये आपका लाइन है, ये आपका 1 का है, और जो 2 के लिए उस्ट लुगा, ठीक है, उस्ट लुगा से लेकर ये जर्मनी तक है, उस्ट लुगा से लेकर फिर जर्मनी तक में, ठीक है। अब बोले सर ये नीचे किया गया, ये इसका इसकी पीछे रीजन क्या है, टूर बनाने पीछे रीजन क्या है? देखिए क्या होता है ना कि हर एक कंट्री का एक होता है अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर हमको एक शॉर्ट में इसको बोलते हैं, एक सेकंड रुकेंगे, यस, जस्ट अ सेकंड, इसके बारे में जो बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। यस, जो ट्रांजिट फी जो लगता है, ठीक, क्या होता है ना कि अगर मान चलिए कि अगर कोई भी पाइपलाइन यहाँ से बिछाया गया, तो यहाँ पर जो आसपास का जो कंट्री है वो अपनी कुछ फी चार्ज करते हैं, क्योंकि आप वहां से कुछ सप्लाई कर रहे हैं, आप मेरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या इकोनॉमिक जोन की हम जो बात करते हैं, बेसिकली ये 200 नॉटिकल माइल्स का होता है, और 1 नॉटिकल माइल्स आपका होता है 1.85 किलोमीटर, सॉरी, यस, हाँ इतना ही होता है, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन है, अब ये यहाँ से जो नीचे बिछाया गया, इसमें रसिया का ये दावा किया जा रहा है रसिया की तरफ से कि ये जो आपका लाइन जो है ना, नॉट टू के जरिए किसी भी ट्रांजिट फी को देना, ये हमें नीड नहीं हो, क्योंकि अब इस 1 वाले में इनको देना पड़ रहा था, खासकर बहुत सारे एस्टोनिया ऐसे कंट्री है, ठीक है, बहुत से ऐसे कंट्री जो आसपास हमें तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्री जिसको देना पड़ता था यहाँ पर ट्रांजिट फी, यानी कि जब आप वहां से पाइप गुजार रहे हैं, ठीक है, आप इसके जरिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको देनी पड़ेगी ट्रांजिट फी, ठीक है, कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और नोड 2 के जरिए, क्योंकि ये ऑपरेट हुआ नहीं, ये स्टार्ट हुआ नहीं, जब ये स्टार्ट हुआ नहीं, तो यहाँ पर जो रसिया है और बाकी जो यूरोपियन कंट्री के जो बिजनेसमैन जो इसमें इन्वेस्ट किए थे इस नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 में, उनको भी नुकसान हुआ, रसिया को भी नुकसान हुआ। और ये कहा जाता है कि 100 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये बहुत बड़ा नंबर है, 100 बिलियन क्यूबिक क्यूबिक मीटर, ठीक है, मीटर, ये इतना जो है ना, ये एक साल में ये गैस पाइपलाइन ये ट्रांसफर होती, सप्लाई होती रसिया साइड से। अब ये चीजें बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद हो गई है, ठीक है, अगस्त में सब कुछ बंद है। अभी क्या हुआ कि अभी ठीक, अब बोले सर ये जब अगस्त में बंद हो चुका है गैस सप्लाई होना, फिर लीकेज कैसे हुआ? ऐसा नहीं कि पूरा ये बंद हो चुका है, ठीक है, गैस तो वहां पर है ना, सप्लाई बंद है, गैस तो उस पाइपलाइन में है ना, ऑलमोस्ट। जैसे मान चलिए कि अगर आप गैस सिलेंडर खत्म हुआ, ठीक है, अगर आप ये पूरा खत्म भी हो चुका है, ठीक है, उस पाइपलाइन में जो पाइप जो आप कनेक्ट करते हैं बर्नर से, उसमें जब कट लेंगे तो आपको वो महक आएगा गैस का, ठीक है, मतलब कुछ तो वहां पर है ना, कटने से ही महक महक आएगा। सेम चीज यहाँ पर हुआ है, इसमें सप्लाई तो नहीं हो रहा था, सप्लाई तो बंद हो चुका था, लेकिन इसमें इस पाइपलाइन में लीक होने की वजह से बॉन्ड होम, ये जगह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखिए, ये जो जगह बेसिकली है, ये यहाँ पर लीक हुआ, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लीक हुआ है, और ये जो लीकेज है, इसी कारण ये जो टॉपिक है न्यूज में है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन इसलिए न्यूज में है, ठीक है। अब एक सवाल ये फिर निकल के आ रहा है कि ठीक है, आप ये बताइए कि ये जो अभी गैस पाइपलाइन जो है ना, ये रसिया और यूरोप जो कंट्री ने दोनों बीच में था, यूरोप को कितना नुकसान इसमें सहना पड़ सकता है? क्योंकि यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं 40% जो उनकी जो प्राकृतिक गैस की जो सप्लाई, वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति रसिया से हो रही थी, अब ये पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पर रसिया को, यूरोप की पहले बात करते हैं, यूरोप को हम इसी यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, अगली में हम चलते हैं और इसी में हम बात कर लेते हैं कि यूरोप को यूरोप को यहाँ पर क्या इसके लिए नुकसान होगा। सबसे पहले ये कि 40%, ठीक है, 40% जो है ना, इसकी जो प्राकृतिक प्राकृतिक जो गैस है ना, प्राकृतिक गैस की जो पूर्ति है, ये कहाँ से हो रही थी? ये प्राकृतिक गैस की पूर्ति रसिया से हो रही थी, ठीक है, ये रसिया से हो रही थी, है ना। अभी 40% यहाँ से हो रही थी। अब खुद सोचिए एक चीज कि 40, अब इसके कारण हुआ क्या कि इसके कारण यहाँ पर यूरोप में जो प्राकृतिक जो गैस है, या यहाँ बोल सकते हैं कि जो यहाँ जो प्राकृतिक गैस अब कहीं से और से मंगाना पड़ रहा है, अब कहीं और से मंगाना पड़ रहा है, तो क्या उतना ही मिल जाएगा? नहीं, उतना तो हमें नहीं मिलेगा,
क्योंकि जो आपको सप्लाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि आपने आज आपने बंद कर दिया और अचानक आपने एक दूसरे सप्लाई को ढूंढ लिया, ये भी नहीं होता। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, आप थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो अभी यूरोप में हालत ये है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक जो गैस है ना, जो प्राकृतिक जो गैस है ना, इसके जो प्राइस है, इसके जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ महंगाई आ चुकी है। आपने कुछ महीने पहले सुना हो कि यूरोपियन में चीज़ें जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस वो बढ़ रहा है, और बढ़े हुए भी है पहले के कंपेयर में। इसके पीछे रीजन क्या है? यही रीजन है। आप खुद सोचें कि इंडिया में जब ऑयल की सप्लाई, जब इसकी प्राइस बढ़ जाते हैं, जब पेट्रोल और डीजल रेट बढ़ जाते हैं, तो इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो रेट है बोल सकते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज बढ़ना, तो कहीं ना कहीं जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो खाने पीने की जो चीज़ें डेली बेसिस पर उसके भी जो प्राइस वो बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो लिंक है ना, ये लिंक है। तो यहाँ भी आप खुद सोचिए कि ये अगर यहाँ प्राकृतिक गैस का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो बाकी अगर हम चीज़ों की बात करें तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट कहीं कहीं जो महंगाई है उसमें दिखाई देता है। ये चीज़ें वहाँ पर अभी देखी जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली बात है। दूसरी बात ये है कि यूरोप में कि वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, देखिए एक तो पहला नुकसान ये हुआ है। दूसरा नुकसान क्या है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन वहाँ के जो है, बिजनेसमैन को भी यहाँ पर जो इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, इनको भी भारी नुकसान हुआ है। नुकसान किस तरीके से? तो नुकसान इस तरीके से कि ये लोग जो खर्च कहाँ पे किए थे, ये लोग अपने इन्वेस्ट किए थे कहाँ पर? तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइप, NSP, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 में खर्च किए थे। और 2 जो है वो इनऑपरेटिव रहा, ये ऑपरेट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो जब ऑपरेट हुआ नहीं, तो ये लोग, ये बिजनेसमैन जो यूरोप के, ठीक है, ये यूरोप के, ये यूरोप के हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये यूरोप में जो वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, जैसे जर्मनी हो गया, अब जर्मनी कुछ बिजनेसमैन इन्वेस्ट किए पाइपलाइन में, ठीक है। अब ये बिजनेसमैन वहाँ की जो सरकार है, जो जर्मनी जो सरकार है, इसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं कि आप अगर इस चीज़ को, ये डील को सही मतलब फिर से कंटिन्यू कर देते हैं, तो हमारे लिए फ़ायदा तो होगा ही, पूरी पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा। आप मतलब थोड़ी सी आन बान और शान के लिए क्यों पब्लिक की जान लिए जा रहे हैं? यूक्रेन की चलिए, अभी यूक्रेन और रशिया की युद्ध अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है, और कुछ चीज़ें अभी फिर से निकल के आ रही है। ये अपडेट होता चलेगा, ठीक है। और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला कोई नहीं है, रशिया यूक्रेन से क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला, यूपीएससी कभी पूछेगी, पूछेगी तो इसकी गारंटी मेरी है। क्योंकि यूपीएससी कभी ऐसे चीज़ें फोकस नहीं करती है कि कहाँ पर मतलब किस चीज, जो कोई वॉर है, ठीक है, उस वॉर का, हाँ कभी अगर दिमाग में ये आया उसके रिलेटेड चीजें वो पूछ सकती है, ठीक है। NSP, यहाँ पर इसमें बिजनेसमैन जो बेसिकली यहाँ पर वहाँ की सरकार है, ठीक है, जो सरकार है ना, सरकार पे एक फोर्स बना रही है कि आप इसको कंटिन्यू करिए, लेकिन ये चीजें नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये तो हो गया यूरोप का बात। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें रशिया के लिए, तो रशिया के लिए चीजें क्या निकल के आती है? रशिया की चीजें निकल के आती है कि खासकर yes, रशिया के लिए ये बोली जा रही कि इनके लिए 40%, ठीक है, 40% वहां का जो बजट है, ये बेसिकली पूर्ति कहाँ से होता है? ये इनका जो इस नेचुरल यानी प्राकृतिक जो गैस है, इनको सेल करके, इनको बेच के, इनको सप्लाई करके, अब ये चीज की जो पूर्ति, अब क्योंकि जो जर्मनी है, जो यूरोपियन कंट्री है, ये तो इसको खरीद नहीं रहे। अब ये जब खरीद नहीं रहा है, क्योंकि ये चीजें अब डील बंद हो चुकी है, जब ये डील बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक चीज हम बोल सकते हैं कि यस, जो 40% जो बजट है, अब इसके लिए रसिया क्या करेगा? एक मार्केट ढूंढेगा, एक वो मार्केट को ढूंढेगा। ये मार्केट क्या होगा? ये मार्केट एक इंडिया भी है। इंडिया बोला क्या कि आप हमसे जो नेचुरल गैस पेट्रोलियम है वो आप हमसे खरीदिए, आपको हम कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अवेलेबल करवाएंगे। आपने ये सुना भी होगा, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है कि आप डेली जब अपडेट रहते हैं, और जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ जहाँ लिंक हो सकती है उसको लिंक किया जाए, है ना। तो रसिया मार्केट ढूंढ रहा है, 40% बजट इसका यहाँ से इसका फुलफिल हो रहा है। दूसरी बात ये है कि नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन 2 है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, यानी कि NSP 2 जो है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 जो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिट फी नहीं लग रहा था। रशिया ने इसको इस तरीके से बनाया था, पीछे देखिए, रशिया ने इसको इस तरीके से नीचे इस तरीके बनाया था कि किसी भी कंट्री को वो ट्रांजिट फी ना दे सके। लेकिन फिर देखिए ऑपरेटिव हुआ नहीं, ऑपरेट ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि इसके लिए एक फायदा ये भी था, नो ट्रांजिट,
नो ट्रांजिट फी, एक चीज इसके भी प्रोविजन है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये पूरा हो गया इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, और नेक्स्ट की बात करते हैं। और ये होगा दूसरा आर्टिकल, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको आर्टिकल समझ में आया होगा अच्छे से। दूसरे में आ जाते हैं, सॉरी तीसरे में, ठीक है। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है, चीनी उत्पादन के बारे में। आपको मालूम है कि शुगर प्रोडक्शन ये क्यों करंट में, क्यों इशू में है, क्यों न्यूज में है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, खबर में ही क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में क्या हुआ कि गन्ने के 5,000 लाख मीट्रिक टन, 5,000 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, मीट्रिक टन, ठीक है, मतलब ये 5,000 लाख अपने आप में है, ठीक है। इससे अधिक के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण भारत चीनी की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। यानी कि 2 पॉइंट इसमें दिमाग में रखिए, ये आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि क्वेश्चन शुगर से तो नहीं आया प्रीलिम्स में, लेकिन राइस से क्वेश्चन जुड़ा है कि राइस का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी कंट्री, उसमें ऑप्शन भी था, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। ये आसान क्वेश्चन था, मतलब फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन सिंपल इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मतलब इतना आसान बना के उसे भी घुमा के पूछते हैं। मालूम तो चलना चाहिए ना कि कौन है कम से कम। तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है ना, इसके पहले कौन था, इसके पहले चाइना था, ठीक है। चाइना था जो कि शुगर के प्रोडक्शन का, टी और कॉफी, कॉफी तो इसे ब्राजील रहता है, लेकिन फिर भी टी की हम बात करें, चाय की हम बात करें, तो टी के मामले में ये सॉरी शुगर की बात करें, शुगर के मामले में ये चाइना आगे था, लेकिन अब इंडिया आ गया, ठीक है। इंडिया आगे है, और दूसरे में ये फर्स्ट में हो गया इंडिया, खासकर प्रोडक्शन में, ठीक है। इंडिया प्रोडक्शन में हम बात करें, उत्पादन में ये फर्स्ट में। और यहाँ देखिए निर्यातक में, यानी कि एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में ये कौन से नंबर पे, ये एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे। ये एक अच्छी बात है कि नहीं। अब ये सवाल देखिए, ये तो हो गई खबर, जैसे आप एसएससी बैंकिंग तैयारी अगर साइड में करते होंगे तो आपके लिए इतना काफी है, अच्छा है इंडिया फर्स्ट बन गया, एक्सपोर्टर में सेकंड है, इतना काफी है। लेकिन अगर आप ये सोचना, जब सोचते हैं अपने आप में कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्या ऐसी स्थिति बन गई कि ये हुआ, ये अगर सोच रहे हैं तो ये आप यूपी से तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण जो इंडिया है, इनका जो इंडिया की जो प्रोडक्शन है शुगर में वो बढ़ गई है। समथिंग नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कहाँ, मेंस में यूज करने के लिए। लेकिन इस ये अगर 1-2 साल बढ़ जाता है तो ये नंबर फिर आउटडेटेड हो जाएगा, फिर ये मतलब पुरानी हो जाएगी। तो इस डेटा का यूज आप 1 साल तक कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा, है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर जो कि हम थोड़ा लिखना चाहते हैं, है ना, क्या है कि अब आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि कारण क्या है। कारण या आप बोल सकते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति रही है, परिस्थिति, ठीक है, सही है ना, परिस्थिति सही है। तो कौन सी थी कारण और कौन सी थी परिस्थिति रही है जिसके कारण जो है ना इंडिया में शुगर की जो प्रोडक्शन है ये बढ़ गया है ना। तो सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला कारण कि सीजन का, ठीक है, मौसम बोल सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो आपका सीजन का है। क्या सीजन का है, सीजन में ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में, पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, इस 2 मंथ में जो सीजन है, क्योंकि अब मालूम है कि अभी बात करेंगे कौन कौन से जो सीजन है, जो कौन कौन से जो क्लाइमेट चेंज की जो बात, सॉरी जो परिस्थिति है जिसके कारण जो शुगर के प्रोडक्शन में वो काम आता है, खासकर टेम्परेचर कैसी होना चाहिए, लैंड कैसा होना चाहिए, बारिश कितने सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, ये हम बात करेंगे। लेकिन हम ये बात करें क्या ऐसी परिस्थिति थी, सीजन सितंबर अक्टूबर में जो सीजन चाहिए, जो इनकी जो परिस्थिति चाहिए, जो गन्ने को उगने में, ठीक है, गन्ने को, ये एक बड़ी भूमिका निभाई सीजन में, ठीक है। तो सीजन एक पॉइंट हो गया। एक चीज ये भी है कि जब से सरकार ने ये बात रखी है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अब इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं हमें जिसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम जो बात कर रहे हैं, अब इथेनॉल ब्लेंडिंग में कहीं ना कहीं शुगर की जो है ना जो कंट्रीब्यूशन वो जो ज़्यादा होता है। तो शुगर का कंट्रीब्यूशन इथेनॉल बनाने में खासकर उसके वेस्ट से बनाने में। तो इसके लिए इथेनॉल अगर बनाने की बात की जा रही है और गवर्नमेंट कहीं फोकस कर रही है कि 20 से 25% के आसपास में, आगे नंबर याद नहीं आ रहा है। तो ये जो ब्लेंडिंग की जो बात करी, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो बात करते हैं, एक टर्म आता है इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब क्या हुआ, इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके उसको जो एक ऑयल है इसे बेचना। इससे क्या होगा, इससे पॉल्यूशन कम होता है। तो इसकी भी डिमांड बढ़ रही है। अब इथेनॉल की डिमांड बढ़, इथेनॉल प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, और इथेनॉल जो है ना
ये भी डिपेंड किसके ऊपर है, शुगर के ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इथेनॉल को भी चाहिए, शुगर तो चाहिए चाहिए, है ना। शुगर का यूज हर जगह है, खाने पीने से लेकर हर जगह है, ठीक है। दिवाली दुर्गा पूजा हो तो कम से कम यहाँ तो मिठाई भरवा लो। तो ये कह सकते हैं कि शुगर केन की जो प्रोडक्शन है, इसके पीछे सीजन तो रिस्पॉन्सिबल है ही। दूसरी बात ये है कि इथेनॉल प्रोडक्शन, तो हम यहाँ दूसरी बात में लिख रहे हैं, दूसरी पॉइंट में, कि जो इथेनॉल 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 प्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन की जो डिमांड है, डिमांड यानी कि इसको ऊपर कर दिया है, इसके लिए भी तो बढ़ा है ना। जिसकी उपयोगिता, मान चले कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेब या किशमिश लेते हैं, ठीक है, किशमिश। तो अंगूर हो गया, अंगूर की जो डिमांड है, अंगूर हम लोग ऐसे फल के रूप में खाते हैं। अंगूर की जो और भी क्या यूटिलिटी है, तो किशमिश बनाने में या ड्राई फ्रूट्स, और भी कहाँ पर कुछ लोग वाइन बनाने में यूज कर लेते हैं। तो वाइन लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जब वाइन कंज्यूम कर रहे हैं तो इसकी प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी ना। लोग फल तो सिर्फ खाएंगे नहीं, इसकी जितनी उपयोगिता बढ़ेगी उतनी इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो शुगर का भी ये है, शुगर का सीजन तो एक काम आया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इनकी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जो प्रोडक्शन है, इसके ऊपर डिमांड बढ़ा। तीसरी बात ये है, इसी में हम लिखना चाहते हैं कि आ, अभी एक पॉइंट और एक निकल के आया कि इंडिया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तभी करता है इंडिया जब डिमांड बढ़ती है ना। एक्सपोर्ट जब तभी करता है जब डिमांड बढ़ती है ना। तो इंडिया एक्सपोर्ट भी इस पर अच्छे खासा किया है, तो एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल, अंतरराष्ट्रीय जो मांग है वो आपके बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल जो मांग है ना, मांग यानी कि आप बोल रहे डिमांड, डिमांड ये भी क्या है, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज अभी बताना चाहते हैं एक्सपोर्ट के मामले में, इसमें एक एग्जांपल लिख लीजिए कि एक्सपोर्ट में, ठीक है, एग्जांपल में कि निर्यात में अभी जो इंडिया है ना, निर्यात में अभी इंडिया है जो है, इंडिया अभी कितने का एक्सपोर्ट किया है, तो हम बताना चाहते हैं रुपीज में, ठीक है, 40,000 करोड़ का शुगर केन का, ये सिर्फ बिजनेस के एक्सपोर्ट किया। ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। चीनी हम लोग घर में लाते हैं 40 रुपए के लिए, तो आपको मालूम है 40,000 ये करोड़ का है। ये 40,000 करोड़ का ये इससे भी एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर किया है। ये हो गया इसके बारे में। और क्या क्या इसके कारण है जो कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है शुगर केन का प्रोडक्शन ये बढ़ा है। दूसरी बात ये है कि इसमें नेक्स्ट में कि इथेनॉल जो ब्लेंडिंग जो पेट्रोल की हम जो बात कर रहे हैं, ये तो एक पॉइंट हम बोल चुके हैं 20%, 20% इथेनॉल, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए 20%, ठीक है, जो हम बोल रहे थे 20%, ये सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये क्या होता है, इसको लिखने दीजिए फिर हम बताते हैं आपको। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव नेरेटिव प्राइस प्राइसेस क्या होता है कि मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए कि कोई बिजनेसमैन है या कोई कंपनी है, ठीक है, जो या ये बोल सकते हैं जो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जो कि शुगर का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, उस कंपनी में जो शुगर बनाती है, शुगर मिल है। अब शुगर मिल ने जो फार्मर है उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि आपको शुगर जो है ना, आपको समथिंग कुछ 100 टन आपको आपको उगाने मेरे लिए, ठीक है। और ये डील साइन हो गया, कुछ एडवांस भी दे दिया गया उस मिल वाले ने, शुगर मिल ने। ये देने के बाद में अब इस चीज में मान चलिए अगर कुछ है फिर होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, ये शुगर मिल वाला कहीं ना कहीं उसको प्राइस कम देता, या फिर ये बोलता कि यार तुम्हारा क्वालिटी अच्छा नहीं है, इस बार के गन्ने में रस निकल नहीं रहा है, और उसको कम प्राइस दिया, तो ये दिक्कत हो सकती थी। अब ये दिक्कत नहीं होना, यानी कि आपको फेयर प्राइस मिल रहा है, फेयर तरीके से बोले, फेयर ट्रेड करना, फेयर प्राइस देना, तो फेयर प्राइस आपको दे रहा है। रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि जो मिलना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि शुगर के बारे में कि इसका प्राइस तो बहुत मार्केट में कम चल रहा है तो आपको बहुत कम निपटा दे रहा है, ये नहीं, जो डिमांड है, जो मार्केट डिमांड है वो आपको मिल रहा है। तो ये चीजें अभी अभी देखने मिली है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा गया कि FRP, शॉर्ट में बोलते हैं FRP, ये भी कहीं ना कहीं, और इसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रही है। एक छोटा सा कमीशन है जिसको CACP बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो होता है ना, ये रिकमेंड करती है कि प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, CACB रिकमेंड करती है कि प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये है इसी में कि आप एक कमेटी इसमें, जो कि कमेटी नाम है रंग राजन कमेटी, रंग राजन कमेटी, रंग ये राजन कमेटी, कमेटी जो कि 2012 में ही बनाया गया था। इन्होंने कुछ सुझाव दिए। सुझाव ये था कि आप ये कीजिए कि जो क्वांटिटेटिव जो कंट्रोल है, यानी कि आप किसी भी जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को ये करना चाहते हैं कि आपको
जो प्रोडक्शन जो उत्पादन करने हैं वो एक ये इतना ही करना है, ये आपको कंट्रोल नहीं करना, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होने वाला है। वो अपनी डिमांड से, अपनी जो इच्छा से जितना चाहे वो इतना कर सकते हैं। और ये चीज़ें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसको हटाना चाहिए, जो कंट्रोल है खासकर कि कितना होना चाहिए, ये कंट्रोल हटाना चाहिए। दूसरी बात ये बोला गया कि स्टेट जो है ना, स्टेट जो राज्य की बात कर रहे हैं, वो कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स ला सकते हैं। इन राज्य की जिम्मेवारी है, केंद्र की नहीं, राज्य की वो जिम्मेवारी है कि वो राज्य अपने स्तर पर वो कुछ पॉलिसी, कुछ योजना वो ला सकती है, खासकर शुगर केन के जो फार्मर्स जो है प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए। तो ये कुछ कुछ बातें रखेगी। तो आई होप कि कारण भी हम जान चुके हैं और हम लोग ऑलमोस्ट कुछ कुछ मतलब पॉइंट बात कर चुके हैं। और थोड़ा हम बात करेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस भी है, बहुत सारे चैलेंजेस भी है। तो इसको हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे। तो चैलेंजेस में अगर हम पहली हम पॉइंट की बात करें, देखिए एक चैलेंज ये है कि बहुत कम एरिया में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो हम ये बोलते हैं कि आपका यील्ड प्रोडक्शन, YIELD, यील्ड प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि आप छोटा एरिया है, प्रोडक्शन और भी कम हो रहा है, मतलब यील्ड आपका कम है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो छोटे एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो यील्ड जो कैपेसिटी है, क्षमता, उसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चैलेंजेस भी है और इसको सुविधा भी देती है कि इसको बढ़ाने की है। दूसरी बात ये है कि जो शुगर केन की जो बात करें, शुगर केन से शुगर बनाने की, शुगर केन से शुगर बनाने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी बनता है, आपको मालूम है। और चीनी का यूटिलिटी हर जगह मिठाई में होता है, तो शुगर केन का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ चीनी बनाने में होता है। बहुत कम ही गुड़ और भाकरी क्या उसको बोलते हैं, उसको बनाने में होता है, खांड जो होता है इसके लिए। तो यहाँ भी ये बोला जा रहा है कि जो रिकवरी जो रेट है, जो आप शुगर केन से गन्ने का जो आप जो चीनी बनाते हैं, ये रेट बहुत कम है। ये मतलब क्या होता है कि हमें तो डेटा डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत 1 kg चीनी बनाने में कितना आपका जो गन्ने का जो एक डंडा जो लगता है वो लग रहा है, ये डिसाइड करता है। तो रेट मान चलिए 5 गन्ने में 1 kg चीनी बन रहा है, 1 kg, ऐसे तो नहीं लगता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये और कम करनी नहीं रहे, ऐसा कीजिए कि 3 में बना लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल बस भी है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उत्पादन जो मूल्य है, उत्पादन मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे भी सरकार को कम करनी चाहिए अपने स्तर पर, जियो योजना कुछ ला के, तो ये सरकार कुछ कम कर सकती है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, जल्दी से फटाफट से। और हम लोग ने सबसे पहले देखा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के घातक जो परिणाम है, ठीक है, या ये यूएन पीस के जो फोर्सेस है, इसके रिगार्डिंग 2BSF जो है ना, इनकी डेथ हुई है, ये हम बात कर चुके थे। फिर दूसरे आर्टिकल हम बात किए थे कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, इसके रिगार्डिंग बात की कि टू जो एक जगह यहाँ पर ये बॉर्ड होम, ठीक है, यहाँ पर लीकेज देखा गया, और इसके बारे में भी देखें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है यूरोपियन कंट्री के लिए और रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों बात की है कि 40% जो बजट है रशिया की इससे निकल के आता है। फिर हम यहाँ बात किए कि चीनी को उत्पादन के लिए, ठीक है, 5 लाख जो टन है ना, इसके रिगार्डिंग हम बात किए थे। और यहाँ बात की थी इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इसके जो उत्पादन वो बढ़े हैं, है ना। इसके बाद हम बात कर चुके थे का इसकी समस्या क्या है, ठीक है। तो आई होप कि 3 आर्टिकल आज बात किए, कल इसके पहले 2 आर्टिकल बात किए थे, आज 3 आर्टिकल बात किए। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी। कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में आप डाल सकते हैं। और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताना चाहते हैं कि जो सर्वोदय जो बैच है इसके रिगार्डिंग, जो कि आप मालूम है कि ये लॉन्च हो चुका है 9 तारीख को। और इसके रिगार्डिंग कुछ फीचर्स जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जिसमें लाइव क्लासेस अवेलेबल है, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान है, प्रैक्टिस सेशन है, जूम डाउट सेशन है, ये चीज़ें आपको इसमें मिलती है। पर हम बात करें इसमें क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसमें 1200 प्लस जो घंटे ये आप क्लास में प्रोवाइड की जा रही है, 1-to-1 मेंटरशिप दी जा रही है, मेंस इंटरेक्टिंग प्रोवाइड की जा रही है, प्लस लेक्चर्स नोट्स के PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, लाइव डिस्कशन, ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के टेस्ट आप दे रही है, एनालिसिस आप करते नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स ये तो चलाई जा रही है, डाउट क्लियरिंग सेशन ये तो हो ही रही है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी टीम है, चाहे हम बात करें इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, ठीक है, ये सारी टीम जो बेहतरीन टीम वो इस सर्वोदय बैच में है। और साइंस एंड टेक की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, एथिक्स, IR की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, और सीसेट जो कि आपके एग्जाम में क्वालिफाइंग है, लेकिन ये बहुत एक बड़ा रोल एक निभाता है खासकर आपके एग्जाम के लिए। और परचेज करने के लिए जो प्रोसेस वो कुछ इस तरीके से, पेड कोर्स चाहिए वहाँ पर, बाई कोर्स में चाहिए, कोड कूपन कोड अप्लाई की जाए 75, फिर यहाँ से आप चीज़ों को पेमेंट कीजिए, पेमेंट सक्सेसफुल, आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और ये पहले की बैचेस है जो कि आप यहाँ पर इसमें ऑफर भी समथिंग कुछ चल रहा है, तो इसको भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं। और जो लोग अभी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया उनके लिए चीज़ें ये है कि प्ले स्टोर में जाएंगे, आप सर्च करेंगे एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप, इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और वो सारी फीचर्स जो कि एग्जामपुर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं।
ठीक है। चाहे अनलिमिटेड क्विज की बात करें, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव टेस्ट की बात करें, या फिर फ्री पीडीएफ की बात करें, स्ट्रक्चर पेड कोर्स की बात करें, जॉब लिस्ट की बात करें, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारा जो नंबर है 7272 020276, इस नंबर कॉल कर सकते हैं। बाई चांस कॉल नहीं लगता है, हमारी टीम बिजी होती है, तो उस टाइम में आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसमें कुछ फीडबैक कमेंट जरूर लिखेंगे, और कुछ अगर आपको लगा हो कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से कुछ सुझाव हुआ तो उस चीज़ को भी कमेंट में हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।